सैंडी जंगल के बीचों बीच अकेला खड़ा था। शाम ढल चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। तभी अचानक एक भयानक चीख हवा में गूंजी, मानो किसी लड़की का कलेजा चीर दिया गया हो। सैंडी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने दहशत से इधर उधर देखा। कुछ देर बाद फिर से वही चीख सुनाई दी। इस बार ये और भी ज्यादा भयानक थी। सैंडी की नजर जैसे ही सामने घने पेड़ पर पड़ी तो कड़कड़ाती हुई सर्दी में उसके शरीर से पसीने की धाराएं बहने लगी। उसने देखा कि उस घने पेड़ के ऊपर कोई लड़की बैठी हुई थी। उसकी आंखें रात के अंधेरे में किसी बिल्ली की तरह चमक रही थी। तभी उसके कानों में उसी लड़की की भारी आवाज टकराई। तुम बचकर नहीं भाग सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। अचानक एक तेज तूफानी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। सैंडी उछलता हुआ उसी पेड़ के ठीक ऊपर जाकर लटक गया। सैंडी के सामने एक बड़ी सी अजीब और भयानक दिखने वाली लड़की, जिसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद थी। उसके काले पंजे किसी शिकारी भेड़िए के मानिंद थे। उसकी जीभ इतनी लंबी थी कि वो अपनी जीभ से अपने चेहरे को बार बार चाट रही थी। सैंडी अचानक अपने बेड पर से जाग उठा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और पूरा शरीर पसीने से नहाया हुआ था। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा। उसका दोस्त आकाश, जो उसके साथ ही कमरे में रहता था, उसके बगल में बैठा हुआ था। आकाश ने तुरंत समझ लिया कि सैंडी ने फिर से वही भयानक सपना देखा है। उसने एक पानी की बोतल निकाली और सैंडी को दी। सैंडी ने एक ही सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। ऐसे डरावने सपने सैंडी को बार बार आते रहते थे। अगले दिन सैंडी हमेशा की तरह अपने रूममेट और जिगरी यार आकाश के साथ कॉलेज के लिए निकल पड़ा। सैंडी की जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग थे जिनसे वो घुलता मिलता था, आकाश और उसकी दोस्त पारुल। कॉलेज में आकाश और सैंडी एक दूसरे के साथ बातें करते हुए चल रहे थे। आज मौसम फिर से खराब है, लगता है आज फिर बारिश होगी। एक तो वैसे भी सर्दी ने हालत खराब कर दी है और ऊपर से ये पहाड़ी बारिश जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। तभी उनकी नजर सामने खड़ी पारुल पर पड़ी, जो अपनी ब्लैक जीन्स में किसी फैशन डिवा की तरह खड़ी थी। उसकी मुस्कान सैंडी के दिल में बिजली सी दौड़ आ गई। सैंडी ने आकाश की तरफ देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ बोला, तू यहीं ठहर मेरे भाई, लगता है मुझे किसी ने बुलाया है। इतना बोलकर सैंडी पारुल के पास चला गया। कुछ देर बाद वो दोनों कॉलेज के एक खाली क्लासरूम में बैठे हुए थे। इस कॉलेज में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझते हो। ऐसा नहीं है पारुल, सच तो ये है कि इस पूरे कॉलेज में मुझे सिर्फ दो ही लोग तो अच्छे लगते हैं, एक मेरा दोस्त आकाश और दूसरी तुम। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं सैंडी? तभी अचानक क्लासरूम का दरवाजा खोलकर राहुल नाम का एक लड़का अपने दोस्तों के साथ वहां पर घुस आया और सैंडी की ओर देखकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, ऐसा लगता है इस कॉलेज ने पागलों को एडमिशन देने का ठेका ले रखा है। अबे क्लासरूम पढ़ने के लिए होती है, चल निकल यहाँ से। सैंडी पारुल के साथ खामोशी से क्लासरूम से निकल गया। राहुल ने पारुल को बुरी तरह से इग्नोर कर दिया। इसके इग्नोर करने के अंदाज से ऐसा लगता था मानो कि उसे पारुल से कोई मतलब ही ना हो। कॉलेज से बाहर निकलकर सैंडी गुस्से से पारुल से बोला, मुझे आज तक कभी राहुल के ऊपर इतना गुस्सा नहीं आया। जी तो कर रहा था कि उसे वहीं जान से मार दूं। सैंडी की बात सुनकर पारुल की आंखों में रहस्य के साए लहराने लगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। तुम्हारा पहली बार उसे मारने को मन किया तो फिर तो उसे मरना होगा। सैंडी का मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। वो चुपचाप अपनी बाइक लेकर सीधे अपने घर की ओर चला गया। शाम के समय राहुल अपनी बाइक को दौड़ाए जा रहा था। तभी अचानक राहुल की बाइक के सामने सैंडी आकर सम्मोहित अवस्था में खड़ा हो गया। राहुल ने तुरंत ब्रेक दबा दिए और गुस्से से बाइक से उतरता हुआ बोला, अबे तेरा दिमाग तो ठीक है, मरना ही है तो जाकर किसी ट्रक के नीचे जाकर मर। सैंडी अजीब सी अवस्था में राहुल की ओर देखकर बोला, तूने मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट करके अच्छा नहीं किया। सैंडी की बात सुनकर राहुल के चेहरे पर फिर से मजाक उड़ाने वाली मुस्कान आ गई। अबे कौन सी गर्लफ्रेंड, कैसी गर्लफ्रेंड? सारा कॉलेज जानता है तू पागल है, अकेले अकेले बातें करता है। शायद तुझे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि तुझे कॉलेज छोड़े हुए एक जमाना हो गया। तभी सैंडी अपना सर पकड़कर घुटनों के बल बैठकर दर्द से बुरी तरह से चीखने लगा। अचानक सैंडी के सर से खून का फवारा फूट पड़ा और उसके अंदर से काला धुआं निकलकर
राहुल के इर्द गिर्द मंडराने लगा। अगले ही पल उस काले धुएं ने एक बेहद खौफनाक डायन जैसी दिखने वाली लड़की की आकृति धारण कर ली। राहुल की आंखें ये देखकर दहशत से फटी की फटी रह गई। ये क्या बला है? राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस भयानक बला ने अपने पंजों से राहुल के ऊपर वार कर दिया और उसे हवा में बुरी तरह से उछाल दिया। राहुल हवा में उड़ता हुआ एक पेड़ की नुकीली शाख से जा टकराया। उसकी चीख जंगल में गूंज गई। सैंडी अचानक बेहोश हो गया। अगले ही पल सैंडी की आंख उसके घर के उसके बेडरूम में खुली। सैंडी के सामने आकाश खड़ा हुआ था जो उसे घूरे जा रहा था। क्या हुआ सैंडी? क्या तुमने फिर से कोई भयानक सपना देखा? समझ नहीं आता कि मैंने अभी तक जो देखा उसे सपना कहूं या सत्य कहूं, लेकिन वो जो भी था बहुत वास्तविक लगा। अचानक सैंडी की नजर अपने हाथों में चली गई। सैंडी के हाथ पूरी तरह से खून से रंगे हुए थे। अपने हाथों में खून सना हुआ देखकर सैंडी को बुरी तरह से चक्कर आते हुए महसूस होने लगे। अचानक उसने फिर से अपने आप को बेहोशी की गहराइयों के गर्त में जाता हुआ महसूस किया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद सैंडी की आंख उसके बिस्तर पर खुली, मगर उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और सामने खड़ा एक डॉक्टर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में सैंडी की ओर घूरे जा रहा था। सैंडी उसकी ओर देखकर चीखता हुआ बोला, मुझे आखिर बांध कर क्यों रखा है डॉक्टर? और कौन हो तुम? कितनी बार तुम्हें बताऊं सैंडी कि मेरा नाम डॉक्टर दिव्यांश है। मेरा दोस्त आकाश कहाँ गया? ये सब क्या हो रहा है? सैंडी, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। तुम्हें अब समझना होगा कि तुम्हारे दोस्त आकाश को मरे हुए कई वर्ष गुजर गए हैं। हमने तुम्हारा इलाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुधार नहीं हो रहा। क्या कहना चाहते हैं आप? सैंडी, हमने इलाज की हर तरीके अपनाए, तुम्हें खुला छोड़ दिया, यहाँ तक कि तुम्हें कॉलेज भी जाने दिया, लेकिन तुम जहां भी जाते हो वहां मौत लेकर जाते हो। इसलिए हमने फैसला किया है कि आज से तुम पागल खाने जाओगे। तुम्हारी वजह से तुम्हारे कॉलेज का स्टूडेंट राहुल मारा गया। इतना बोलकर उस डॉक्टर के चेहरे पर भयानक मुस्कान आ गई और देखते ही देखते वो एक सुंदर लड़की के रूप में परिवर्तित हो गया। आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है? कौन हो तुम? यक्षिणी। तुम हर बार भूल जाते हो और हर बार मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ता है। अचानक सैंडी की आंखों में फिर से अंधेरा छा गया और उसकी आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य चलने लगे। सैंडी गुस्से से एक जंगल में किताब पकड़े चला जा रहा था कि तभी उसका साथी आकाश उससे बोला, ये पागलपन है सैंडी। उस साधु ने कहा था कि अगर तू यक्षिणी साधना करेगा तो तेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैं पारुल से बहुत ज्यादा प्यार करता था। पारुल मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है? मैं यक्षिणी साधना करूंगा और पारुल को दोबारा पाऊंगा। तुझे मेरा साथ देना है तो दे, नहीं तो जा। इतना बोलकर सैंडी आंखें बंद करके एक घने पेड़ के नीचे बैठकर किताब में लिखे हुए पुराने मंत्रों को बुदबुदाने लगा। आकाश सुबह से लेकर आधी रात तक सैंडी के सामने बैठा रहा। आधी रात के वक्त अचानक जमीन से एक काला धुआं उठा और उसमें से एक सुंदर लड़की निकलकर सैंडी के सामने आकर खड़ी होती हुई बोली, अपनी आंखें खोलो सैंडी, मैं आ गई। सैंडी तुरंत आंखें खोलकर बोला, यक्षिणी? हाँ, मैं ही यक्षिणी हूँ। बोलो, क्या मांगते हो? मुझे मेरी मरी हुई गर्लफ्रेंड पारुल वापस चाहिए। यक्षिणी किसी को भी कुछ भी मुफ्त में नहीं देती। अगर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड दोबारा वापस चाहिए तो फिर तुम्हें अपने दोस्त आकाश को मारना होगा। सैंडी ने तुरंत उठकर चाकू उठाकर अपने दोस्त के गले पर वार कर दिया। उसका दोस्त आकाश तड़पते हुए वहीं पर दम तोड़ दिया। अगले ही पल यक्षिणी की जगह उसकी फ्रेंड पारुल खड़ी हुई थी। अचानक सैंडी की आंखों के सामने चल रहे दृश्य समाप्त हो गए। उसने अपनी आंखें जैसे ही खोली तो उसके सामने उसका दोस्त आकाश, उसकी गर्लफ्रेंड पारुल और डॉक्टर दिव्यांश बैठे हुए थे। अचानक वो तीनों वहां से गायब हो गए। सामने फिर से यक्षिणी खड़ी हुई थी। क्या देख रहे हो सैंडी? पारुल, आकाश, डॉक्टर दिव्यांश, ये तीनों मैं ही हूँ। जब तुम्हें दोस्त की जरूरत होती है तो मैं आकाश बन जाती हूँ। जब तुम्हें प्यार की जरूरत होती है तो मैं पारुल बन जाती हूँ। और जब तुम्हें इलाज की जरूरत है तो मैं डॉक्टर दिव्यांश बन जाती हूँ। तुमने मुझे सिद्ध किया था, तब से तुम्हारे जीवन में
सिर्फ मैं ही हूं। मैं रोज तुम्हें अलग अलग रूप में मिलती हूं और तुम जिसे पसंद नहीं करते मैं उसे मार देती हूं। तो फिर मेरी जिंदगी के मायने क्या है? जिस किसी इंसान की जिंदगी में यक्षिणी आ जाती है वो सपनों और हकीकत में फर्क भूल जाता है। उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ यक्षिणी ही होती है। अचानक यक्षिणी का चेहरा बेहद खतरनाक हो गया और सैंडी बेहोशी की गहराइयों में समा गया। यक्षिणी ने बिल्कुल सही कहा था। सैंडी उस घर में अकेला था। उसका दोस्त आकाश और उसकी प्रेमिका पारुल तो सालों पहले मर चुके थे।